हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। मेरा नाम है आलोक सिंह और फाइनल अटेम्प्ट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों के साथ भारत के इतिहास और बिहार के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ खड़ा हूं। दोस्तों, आज एक बहुत बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम की चर्चा करने जा रहा हूं, जिसके बिना भारतीय स्वाधीनता संग्राम की पूरी चर्चा अधूरी रह जाएगी और उसके व्यापक संदर्भ को, परिप्रेक्ष्य को समझना मुश्किल हो जाएगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं खिलाफत आंदोलन की। दरअसल हुआ यह था कि जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था तो जो विश्व युद्ध लड़ने वाली शक्तियां थीं वह दो ध्रुवों में बटी हुई थी। एक थे मित्र राष्ट्र और दूसरे थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस जैसी शक्तियां शामिल थी, तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी और तुर्की जैसे राष्ट्र शामिल थे। तुर्की में मुस्लिम कंट्री था और यह ऑटोमन साम्राज्य का कह लो केंद्र था। यहां का जो खलीफा था, मतलब जो शासक था, प्रधान, उसे खलीफा कहते थे। खलीफा तमाम मुस्लिम वर्ल्ड का हेड था और इस वजह से मुस्लिम जगत में उसे बहुत ज्यादा आदर प्राप्त हुआ था। भारतीय मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने पहले पहल यह वादा किया कि मैं, तुर्की भले ही दूसरे गुट में शामिल है, लेकिन मैं खलीफा की शक्तियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। लेकिन वर्ष 1918 में विश्व युद्ध समाप्त होता है और जैसा कि हमेशा होता आया है, अंग्रेजों के साथ वादा किया लेकिन उसे निभाएंगे नहीं। वादा तो तोड़ने के लिए ही वो करते थे और उन्होंने अपने इस वादे को तोड़ दिया। एक संधि की, सेवर्स की संधि जिसे नाम दिया जाता है, और उसके तहत तुर्की को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया। इससे पूरी दुनिया के मुसलमान आहत हुए। भारतीय मुसलमानों ने भी अपनी धार्मिक भावना को आहत महसूस किया, धार्मिक भावना पर एक आघात महसूस किया और उसके पश्चात फिर यहां भी आंदोलन की एक श्रृंखला प्रारंभ होती है। अब आइए भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसी घटनाक्रम को समझते हैं। जब खलीफा के साथ इस प्रकार का व्यवहार अंग्रेजों का हुआ, तब उसके पश्चात उनके समर्थन में दो बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली ब्रदर्स भी कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में। इन्होंने अंग्रेजों की इस करतूत के विरुद्ध खिलाफत की एक बिगुल उठाई और मुंबई में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में मोहम्मद अली और शौकत अली के अलावा हकीम अजमल खां, अबुल कलाम आजाद जैसे लोग भी शामिल हुए। लेकिन इनकी सिंपल सी मांग थी कि तुर्की में खलीफा के पद की पुनर्बहाली हो। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन का बिंदु तब आता है जब इसमें महात्मा गांधी की एंट्री होती है। महात्मा गांधी इसे एक अवसर की तलाश के रूप में समझते हैं। वह देखते हैं कि जब तक दो बड़े समुदायों की एकता ना हो, अंग्रेजों से लोहा ले पाना मुश्किल है, उन तक अपनी बात को समझा पाना मुश्किल है। उन्होंने देखा था कि रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला कांड वगैरह को किस तरीके से, मैंने जलियांवाला कांड में अंग्रेजों ने अपनी क्रूरता दिखाई, रॉलेट सत्याग्रह को किस प्रकार से रौंद दिया गया। तब इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने देखा कि पूरा देश उबल रहा है, दूसरी तरफ मुसलमानों की भावना भी आहत हुई है खलीफा वाले कांड के पश्चात। तो यह एक बड़ा अवसर है, क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए और पूरा का पूरा जो जनमानस है उसको एक पटल पर लाने की चेष्टा की जाए। और इसी क्रम में दिल्ली में एक सम्मेलन होता है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का, और उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी होते हैं। महात्मा गांधी इसे एक अवसर के रूप में लेते हुए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इसकी उद्घोषणा वर्ष 1919 में दिल्ली में होती है। एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में इसे लिया जाता है। फिर उसके बाद आंदोलन का एक कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है, इसकी रूपरेखा तय की जाती है, विद्रोह के स्वरूप का भी निर्धारण किया जाता है। इसमें सबसे पहली बात यह
जो बहुत गौर करने लायक तथ्य हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। वह यह था कि लोगों से आह्वान किया गया कि आप सरकारी उपाधियों का त्याग कीजिए। दूसरी बात यह कहा गया कि ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार कीजिए। तीसरी बात जो कहा गया वह यह था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सिविल नाफरमानी करेंगे। मतलब सरकार को किसी प्रकार का टैक्स नहीं। ठीक है, यह चीजें हुई। अब सवाल यह है कि यह आंदोलन, शुरुआत तो हो गई इस आंदोलन की, लेकिन खत्म कैसे हुआ? क्या ब्रिटिशर्स ने इसे रौंद दिया? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के लिए एक बड़ा ट्विस्ट तुर्की के भीतर से ही उत्पन्न हुआ। दरअसल वहां पर एक क्रांतिकारी चेतना से युक्त युवक जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा, जो बाद में अतातुर्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ इतिहास में, उसका अभ्युदय हुआ और उसने एक प्रकार से तुर्की में तख्ता पलट कर दिया। और तख्ता पलट करने के पश्चात उसने एक मॉडर्न सेकुलर लोकतांत्रिक तुर्की की अवधारणा रखी लोगों के सामने में, जिसे लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। और जब तुर्की में यह आंदोलन कमजोर हुआ तो मुस्तफा कमाल पाशा के अभ्युदय के पश्चात भारत में भी उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई, वह अप्रासंगिक हो गया। तो हमने यह देखा कि यह एक बहुत बड़ी स्थिति थी, एक बड़ा मास मूवमेंट हुआ, है ना। भारत का कोना कोना इससे प्रभावित हुआ। हिंदू मुस्लिम ने मिलकर आजादी की लड़ाई में एक बहुत बड़े स्तर पर शिरकत की, यह बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन की कुछ सीमाएं भी तो होंगी। मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि अभी उद्देश्य नहीं है, लेकिन संक्षेप में समझ लेना जरूरी है क्योंकि ओवरऑल पिक्चर का पता होना बेहद आवश्यक है। सबसे पहली बात यह कि यह आंदोलन अपने चरित्र में धार्मिक था और बाह्य कारणों से प्रभावित था। मतलब तुर्की में किसी की सत्ता छीनी गई, उससे भारत के लोग प्रभावित हो रहे थे, तो जाहिर सी बात है यह एक बहुत बड़ा दोष था। दूसरी बात यह कि सांप्रदायिकता को अनजाने में बढ़ावा देने की इससे कोशिश हुई, है ना। इसके संदर्भ में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी आगाह किया था महात्मा जी गांधी जी को कि आप इस दिशा में बढ़ने से पहले सोच लीजिए कि सांप्रदायिक नेताओं को हमें किस सीमा तक आगे बढ़ाना है। तीसरी बात यह कि कई स्थानों पर इस आंदोलन ने सांप्रदायिक रुख अख्तियार कर लिया, जैसे केरल में मोपला विद्रोह हुआ जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता और दंगों की एक वजह बन गया। इसके साथ साथ यह जो एकता थी एक प्रकार से क्षणभंगुर ही थी, कोई इसमें दीर्घजीविता नहीं थी। बस इतना तक हमें एक बैकग्राउंड के रूप में समझना था खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के शुरुआती चरण के संदर्भ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जो बिहार से संबंधित है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात यह कि यह सब चर्चा हो चुकी है ना। प्रमुख नेतृत्व करता थे मोहम्मद अली और शौकत अली राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन प्रांतीय स्तर पर मौलाना मजहरुल हक और राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। बिहार में 17 अक्टूबर 1919 की तारीख है ना, जब
खिलाफत दिवस मनाया गया? सीधे यह तथ्य प्रश्न बनकर आता है, ध्यान रखिएगा। 17 अक्टूबर 1919। फिर 30 नवंबर 1919 को हसन इमाम की अध्यक्षता में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में एक बैठक हुई 30 नवंबर 1919 को। पुनः 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों का की राज्यव्यापी हड़ताल हुई। इसके पश्चात अप्रैल 1920 में शौकत अली की पटना यात्रा हुई। अब यह कुछ प्रमुख घटनाक्रम है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? पटना था, दरभंगा था, गया था, बिहार शरीफ, छपरा, मुंगेर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। उस वक्त के बिहार के यही प्रमुख शहर थे। और ध्यान में रखिएगा कि प्रमुख केंद्रों की मैंने बात की तो मुख्य रूप से दक्षिण उत्तर बिहार के जो केंद्र थे तत्कालीन, है ना, और मध्य बिहार, उसकी बात की यहां पर। आगे चलें, गतिविधियां क्या थी? पहले ही चर्चा की जा चुकी है। हड़ताल था, जुलूस, सभाएं आयोजित की गई, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और जो स्वदेशी था उसका प्रचार किया गया। गया में खिलाफत समिति का गठन किया गया और पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना हुई इसी दरमियान मजहरुल हक के द्वारा। समझ गए? तो हम लोगों को जो समझना है वह यह बात है कि विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी के प्रोत्साहन के पीछे एक अर्थ विज्ञान भी काम कर रहा था। दरअसल यह एक तथ्य था कि जो ब्रिटिशर्स थे अपने माने भारत में शासन के लिए जो अर्थतंत्र चाहिए वह भारत से ही पैदा कर रहे थे। जो आर्थिक बैकअप चाहिए, इकोनॉमिक बैकअप चाहिए, वो यहीं से ले रहे थे, यहां से लाभ भी कमा रहे थे। तो उनके आर्थिक हितों पर आघात करना बहुत बड़ा उद्देश्य था ताकि उनका शासन कमजोर हो। दूसरा यह कि स्वदेशी को प्रोत्साहित किया जाए। आगे चलें, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में 1920 के अंत तक यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ मिल गया और यह हिंदू मुस्लिम भागीदारी का एक महत्वपूर्ण उपकरण बना। जन भागीदारी बढ़ी। 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा जब खलीफा का पद समाप्त हुआ उसके बाद यह आंदोलन स्वतः समाप्त हुआ। इसकी चर्चा हम लोग पूर्व में ही कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन के संदर्भ में। असहयोग आंदोलन 1920 में जो था भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक निर्णायक वर्ष था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया और सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई उसमें विशेष अधिवेशन हुआ, उसमें इसे सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई। मतलब ड्राफ्ट तैयार किया महात्मा गांधी ने प्रस्ताव का, लेकिन इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। यह एक तथ्य है जिसे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1920 में नागपुर का अधिवेशन हुआ जिसमें सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में सीआर दास के प्रस्ताव को राष्ट्रव्यापी स्वीकृति प्राप्त हुई। दिसंबर में नागपुर में अधिवेशन हुआ जिसमें सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में सीआर दास के प्रस्ताव को एक स्वीकृति मिली। जब असहयोग आंदोलन की उद्घोषणा हो चुकी थी तो बिहार भला इससे कैसे अछूता रहता। बिहार में भी यह आंदोलन खूब फला फूला और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उनके बारे में कुछ हम जान लें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 1920 में भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ। इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को समर्थन प्रदान किया गया। याद रखिएगा 1920 में जो भागलपुर में सम्मेलन हुआ था 12वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसमें असहयोग आंदोलन को समर्थन मिला। आइए अगले तथ्य की ओर हम बढ़ें। इस आंदोलन का उद्देश्य वही था, स्वदेशी को अपनाना, विदेशी का बहिष्कार, इसके अलावा ब्रिटिश संस्थाओं के साथ असहयोग। समझे? अब इसी क्रम में उपाधियों का परित्याग भी था। इसी क्रम में बिहार के बुद्धिजीवियों ने क्या किया यह भी हमें देख लेना जरूरी है। सबसे पहली बात यह देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई थे महेंद्र प्रसाद।
महेंद्र प्रसाद ने अपनी राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट के पद से भी त्यागपत्र दे दिया महेंद्र प्रसाद ने। इसके अलावा चुनावों का बहिष्कार किया गया। मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी दाऊदी जैसे लोगों ने विधायी चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, है ना। फिर आगे बढ़े, न्यायिक बहिष्कार भी किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी। तथ्य इस तरह के प्रश्न बनकर आते हैं, ध्यान रखिएगा, इन सूक्ष्म तथ्यों को गौर से देखिएगा। इसके साथ साथ जयप्रकाश नारायण ने अपनी फाइनल परीक्षा से 20 दिन पहले पटना कॉलेज को छोड़ दिया था। बहुत बड़ी बात थी। फाइनल परीक्षा होने वाली है 20 दिन बाद, लेकिन उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया। और देख लीजिए, इससे संबंधित प्रश्न 60 से 62 बीपीएससी में पूछे गए हैं और आगे अन्य परीक्षाओं में ना पूछे जाएं इसकी गारंटी क्या है, पूछे ही जाएंगे। तो ध्यान रखिए, तथ्यों को ठीक से करने की कोशिश कीजिए। अब भारत में प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। नाम था साइमन कमीशन। इस साइमन कमीशन का जब भारत आगमन हुआ तब इसका व्यापक प्रतिरोध किया गया। प्रतिरोध के कारण आप जानते हैं, लाला लाजपत राय ने राष्ट्रीय स्तर पर इसके विरोध में शंखनाद किया और साइमन गो बैक का नारा लगाया। वह इसके एक प्रमुख प्रतीक बन गए साइमन कमीशन के विरोध के। फिर बिहार में भी जब साइमन कमीशन का आगमन हुआ, और आगमन की तिथि थी 12 दिसंबर 1928। ध्यान रखिए, तिथियों से संबंधित प्रश्न तो बीपीएससी का फेवरेट है, पूछे जा सकते हैं। तो 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना पहुंचा। यहां पर अनुग्रह नारायण सिंह ने इसके विरोध का नेतृत्व किया। बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह ने इसके विद्रोह का नेतृत्व किया, इसके मतलब विरोध का नेतृत्व किया। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद में भी बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। इसके मुख्य नेता कौन कौन थे? मुख्य नेता थे अनुग्रह नारायण सिंह, हसन इमाम, सर अली इमाम, मगफूर अहमद एजाजी, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और जगत नारायण लाल। इन्होंने जनता को गोलबंद करने के लिए बहुत बहुत बड़ा प्रयास किया और इसमें बहुत हद तक सफल भी हुए। छात्रों ने, आम जनता ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। 1927 का जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो बिहार के नेताओं ने सर्वदलीय सम्मेलन और विरोध सभाओं के माध्यम से विरोध की रणनीति तैयार की। पटना में 27वीं प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन 9 दिसंबर को हुआ, जिसमें 50,000 ब्लैक फ्लैगर्स, काले झंडाधारियों ने, 50,000 उस समय के लिहाज से बहुत बड़ी संख्या थी, खासकर तब जब न तो संचार माध्यमों का, सोशल मीडिया का इस तरह का विकास हुआ था। उस युग में 50,000 की संख्या जुटा लेना एक बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने काले झंडा लेकर विरोध की योजना बनाई। विरोध की गतिविधियां क्या क्या थी? काले झंडे को दिखाया गया, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर संगठित विरोध किया गया, कक्षाओं का बहिष्कार किया गया, नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों द्वारा सहयोग न किया गया। इसके विरोध में पटना में प्रभात फेरी के दौरान उठो जवानों सबेरा हुआ, साइमन को भगाने का बेरा हुआ गीत गाया गया, है ना, पटना में प्रभात फेरियों के दरमियान। इसका महत्व क्या हुआ और परिणाम क्या हुआ, इसे देखते हैं। देखिए, बिहार में राजनीतिक एकजुटता बढ़ी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए एक मजबूत आधार तैयार हुआ। स्थानीय निकायों में विरोध की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, लेकिन कुछ रूढ़िवादी समूह जैसे डुमरांव के महाराज ने स्वागत का प्रयास किया, लेकिन राष्ट्रवादी लहर के सामने उनका प्रभाव नगण्य रहा। कुछ लोगों ने साइमन के स्वागत की भी कोशिश की, लेकिन चूंकि राष्ट्रवादी तत्वों का उभार इतना प्रबल था कि उसके सामने
महाराजा की कोशिश निष्फल हुई, असफल हुई। अब कुछ प्रमुख घटनाक्रमों और संगठनों की तरफ बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, यह जुलाई 1931 में पटना में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामनंद मिश्र। उद्देश्य क्या था? समाजवादी विचारों का प्रसार करना, किसानों और मजदूरों को संगठित करना। इस संगठन ने एक आयोजन समिति की स्थापना की और इसके अध्यक्ष अब्दुल बारी के साथ साथ गंगा शरण सिन्हा, पीपी वर्मा को सचिव के रूप में पदस्थापित किया गया और अब्दुल कादिर सिन्हा कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कालांतर में 1934 में पार्टी का परिवर्तन बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में हो गया, नाम में परिवर्तन हुआ। इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण, है ना। आगे बढ़े। सवज्ञा आंदोलन के दरमियान बिहार की क्या स्थिति थी? 1929 में 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार कांग्रेस कार्यकारिणी को प्रदान किया गया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय इसी में लिया गया। 42वीं, 66वीं, 67वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। आगे हम बढ़े। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में आयोजित कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में महात्मा गांधी को आंदोलन के संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। फरवरी 1930 में जब साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई तो आंदोलन को संचालित करने की पूरी जिम्मेदारी महात्मा गांधी को दी गई। गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किया। जब इन मांगों की उपेक्षा हुई तो उन्होंने पत्र में लिखा, मैंने रोटी मांगी थी लेकिन मुझे पत्थर मिला, अब प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के साथ की थी। साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ प्रसिद्ध दांडी मार्च प्रारंभ किया और 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। इससे इस तरह के तथ्यों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। वहां पर नमक का उल्लंघन किया और यहीं से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 44वीं, 63वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। 78 साथियों में बिहार से केवल गिरवरधारी चौधरी शामिल थे। जो इस 78 साथी गांधी जी के साथ थे उसमें बिहार से गिरवरधारी चौधरी शामिल थे। बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाता है और इस लिहाज से परीक्षा की दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। ये दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान के रहने वाले थे, कारो बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे, है ना। इन्हें मैथिल गांधी के उपनाम से भी जाना जाता है, कारो बाबू और मैथिल गांधी, है ना, गिरवरधारी चौधरी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत बिहार में होती है 15 अप्रैल 1930 को चंपारण से और सारण से। यह दो स्थान है, 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण से बिहार में इसकी शुरुआत हुई। इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा, चूंकि बिहार एक लैंड लॉक्ड राज्य है, इसलिए यहां पर चूंकि समुद्र नहीं था और बेसिकली समुद्र के पानी से ही नमक निकाला जा रहा था, तो उसका विकल्प खोजा गया कि बिहार में क्या विकल्प हो सकता है। तो यहां पर नमकीन मिट्टी को उबालकर ही प्रतीकात्मक रूप से प्रतिरोध दर्ज किया गया। ठीक है,
68वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। आंदोलन जो हुआ यह सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें बिहार में विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों का विरोध किया गया। ठीक है, विदेशी वस्त्रों का विरोध और शराब की दुकान के आगे धरना दिया गया। फिर वही बात, ब्रिटिश अर्थतंत्र पर प्रहार करने की कोशिश, और इसी आंदोलन के समर्थन में ये विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के समर्थन में छपरा और गया जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार हेतु नंगी हड़ताल की। मतलब उन्होंने मना कर दिया कि हमें विदेशी वस्त्र पहनना ही नहीं। तो यह नंगी हड़ताल प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। वर्ष महीना था मई का, 1930 का ही वर्ष था। इस दिन स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे सर अली इमाम। इन्होंने खादी के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया। स्वदेशी लीग, अध्यक्ष अली इमाम, और मई 1930 में स्थापना। चौकीदारी कर बंद करने, यह भी जो है इसी से जुड़ा हुआ है, असहयोग ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से, है ना। चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन। अब इस आंदोलन का प्रसार कहां कहां हुआ? चौकीदारी कर आंदोलन का प्रसार कहां कहां हुआ? सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर और पटना में यह कर बंद कर दिया गया, लोगों ने देने से मना कर दिया गया। 42वीं बीपीएससी और 65वीं 68वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई, है ना। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को उत्तराधिकारी नामित किया। दीप नारायण सिंह उत्तराधिकारी नामित हुए। कब? यह भागलपुर के रहने वाले थे, है ना। जब राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हुई, वह यहां पर नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का बिहार में। इनकी गिरफ्तारी हुई 5 जुलाई को, 6 माह की कैद हुई। तो दीप नारायण सिंह जो भागलपुर के रहने वाले थे, उन्हें इस आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया। ठीक है, 26 जनवरी 1931 को रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय में जुलूस निकाला गया। इसमें डीएसपी थे बशीर अहमद ने गोली चला दी और उस गोली कांड में 6 लोग मारे गए, जिसमें चंद्रशेखर सिंह, रामचंद्र सिंह, छट्टू सिंह, बनारसी सिंह प्रमुख थे। इस घटना को बेगूसराय गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। बेगूसराय गोलीकांड, उसमें जो नेतृत्व करता थे आंदोलन के, वहां पर वह थे रघुनाथ ब्रह्मचारी। यह 26 जनवरी 1931 को घटित हुआ। डीएसपी बशीर अहमद के द्वारा जो गोली चलाई गई, उसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें महिलाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय भागीदारी निभाई, विशेषकर शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देने के क्रम में। अब इन महिला आंदोलनकारियों में कुछ महत्वपूर्ण महिला आंदोलनकारियों के नाम को हम देख लेते हैं। जैसे शैलबाला राय, रामस्वरूप देवी, श्रीमती हसन इमाम, चंद्रावती देवी, कमलेश्वरी देवी, कुमारी गौरीदास, रामप्यारी देवी, ये महिलाएं हैं जो प्रमुख हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1931 को भंवर पार्क पटना में है, वहां पर अनुग्रह नारायण सिंह ने बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया। 26 जनवरी 1931 को, है ना। स्थान था भंवर पार्क और नेता थे कौन? अनुग्रह नारायण सिंह। इन्होंने यहां पर स्वाधीनता दिवस मनाया बिहार में, पटना में। बिहार में आंदोलन के दौरान तारापुर गोलीकांड, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान तारापुर गोलीकांड 15 फरवरी 1932 को हुआ। यह तारापुर मुंगेर जिले में अवस्थित है, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए। संभवतः बिहार के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है, वह भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तारापुर
तरफ गई। 12 जुलाई 1933 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा प्रस्ताव रखा, जिसके बाद लगभग 880 सत्याग्रही जेल गए। फिर 17 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने पटना से आंदोलन को स्थगित करने की सलाह दी और 18 मई को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने आंदोलन आधिकारिक रूप से स्थगित कर दिया। फिर वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, अब यह इस अधिनियम के अंतर्गत आयोजित होने वाला पहला प्रांतीय चुनाव था। इस प्रांतीय चुनाव के माध्यम से भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में एक महत्वपूर्ण यह प्रगति थी। ठीक है, जनवरी 1937 में हुए इस चुनाव में बिहार विधानसभा की 152 सीटों के लिए सीमित मताधिकार प्रणाली के तहत चुनाव हुआ था। मतलब सार्वभौमिक मताधिकार नहीं प्रदान किया गया था, कुछ लोगों को जिनको मताधिकार दिया गया था उसके तहत यह चुनाव हुआ। अब आगे देखें। ठीक है, अब इस चुनाव में कांग्रेस ने 107 सीटों पर चुनाव लड़ा, 98 सीटों पर विजय प्राप्त की, स्पष्ट बहुमत इसे प्राप्त हुआ। वहीं पर मुस्लिम यूनाइटेड पार्टी को 20 सीटें मिली और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्हें 15 सीटें मिली। शेष सीटों पर अन्य मुस्लिम जो संगठन थे उनका ही कब्जा रहा। बिहार विधान परिषद में भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इस वक्त राज्यपाल थे एमजी हैलेट। ठीक है, एमजी हैलेट ने प्रारंभ में कांग्रेस नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन संवैधानिक कार्यों में सरकार की तरफ से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किए जाने की गारंटी नहीं मिल रही थी। फलतः उन्होंने इस प्रस्ताव को, राज्यपाल एमजी हैलेट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता थे मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए एमजी हैलेट साहब ने बुलाया और 1 अप्रैल 1937 को, याद रखिएगा तिथि, 1 अप्रैल 1937 को पहला मंत्रिमंडल गठित किया गया और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तत्कालीन समय में उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था, मोहम्मद यूनुस बने। याद रखिएगा 63वीं बीपीएससी में यह तथ्य पूछा गया है। मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, इंडिपेंडेंट पार्टी के थे और तारीख थी 1 अप्रैल 1937। आइए, बाद में कांग्रेस ने सरकार बनाने का निर्णय लिया, है ना, तब मोहम्मद यूनुस साहब को इस्तीफा देना पड़ा और फिर 20 जुलाई 1937 को, 17 अप्रैल को वो लिए थे, ये 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली कांग्रेस मंत्रिमंडल बनी, सरकार का गठन हुआ और यह पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने। इन्हीं के नाम पर मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज भी है। बिहार विधानसभा के यह पहले अध्यक्ष बने और प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बने। फरवरी 1938 में श्री कृष्ण सिंह ने, सरकार ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर अपने मंत्रिमंडल को के त्याग की घोषणा कर दी, त्यागपत्र की घोषणा कर दी। लेकिन जब कैदियों की रिहाई हुई तो त्यागपत्र इन्होंने नहीं दिया, है ना। 64वीं बीपीएससी, 68वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना भारत को शामिल किए जाने के विरोध में बिहार की कांग्रेस सरकार ने 31 अक्टूबर 1939 को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को
बिना कांग्रेस की सहमति या भारतीयों की सहमति के युद्ध की आग में झोंक दिया। फलस्वरूप कांग्रेस के भीतर से बहुत भीषण प्रतिक्रिया हुई और सरकारों ने निर्णय लिया कि वह त्याग पत्र दे देगी, सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देगी। फलतः 31 अक्टूबर 1939 को सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया गया। इस चुनाव का बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व था। कैसे, देखते हैं। बिहार सहित 7 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकारें बनाई, द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हुई, है ना, 2 सदन वाली विधायिका की स्थापना हुई और 22 जुलाई 1937 को दोनों सदनों का पहला संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। अब देखें, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 22 जुलाई 1936 को हुई, जिसमें 30 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद बने, याद रखिएगा इस तथ्य को, है ना। संपूर्ण भारत में कांग्रेस ने कुल 25 मुस्लिम सीटें जीती, जिसमें अधिकांश सीटें NWFP मद्रास और बिहार में थी। ध्यान रखिए, मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, लेकिन केवल अंतरिम सरकार के रूप में। वास्तविक लोकतांत्रिक जनादेश के साथ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार के प्रशासन की बागडोर संभाली। वह बिहार के मुख्यमंत्री बने और प्रांतीय स्वायत्तता के नए युग की इन्होंने नींव रखी। आइए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह वर्ष 1940 में शुरू हुआ, है ना। अब राष्ट्रीय स्तर पर जाहिर सी बात है, अन्य आंदोलनों में जब इतनी बड़ी शिरकत भी बिहार की रही थी, तो फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह से यह कैसे अछूता रह जाता। तब अगस्त प्रस्तावों को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया है। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है 17 अक्टूबर 1940 को। प्रथम सत्याग्रही तो महात्मा गांधी बने ही, है ना। महात्मा गांधी ने मतलब प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया। दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। पहले तो विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और फिर ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे, है ना। 44वीं, 65वीं, 67वीं, 68वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए। 2 चरणों में चला। इसका दूसरा चरण 5 फरवरी 1941 को शुरू हुआ। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की औपचारिक शुरुआत 28 नवंबर 1940 को हुई, पटना में। इस अवसर पर श्री कृष्ण सिंह ने युद्ध विरोधी भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी दी और बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने, जबकि अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे सत्याग्रही थे, जिन्होंने पटना सिटी कोर्ट के पास भाषण देते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। ठीक है, आगे बढ़े। अन्य सत्याग्रहियों में गया के गौरी शंकर सिंह और सिलाव के श्याम नारायण सिंह शामिल थे, है ना। गौरी शंकर सिंह 4 दिसंबर 1940 को और श्याम नारायण सिंह 9 दिसंबर 1940 को इसमें शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ। भारतीय स्वाधीनता संग्राम ने अब तक अपनी जितनी ऊर्जा संग्रहित की थी, इस आंदोलन के माध्यम से लोगों का जो प्रशिक्षण हुआ था राजनीतिक, उस सब की अंतिम परीक्षा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हुई, है ना। यह देशव्यापी आंदोलन था, पूरी स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। जनता अपने उद्देश्यों के प्रति जागृत हो चुकी थी
और ब्रिटिशर्स को भारत से अंतिम रूप से खदेड़ने को लेकर प्रतिबद्ध हो चुकी थी। देखिए, हुआ यूं कि क्रिप्स प्रस्ताव की असफल हो गया और जापान कब भारत पर आक्रमण कर दे, यह खतरा सर पर हमेशा मंडरा रहा था। इसी बीच लोगों के भीतर महंगाई के कारण बहुत ज्यादा असंतोष भी विद्यमान था। तब गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि वो भारत को ईश्वर के हाथ में छोड़कर, हाथों या अराजकता की स्थिति में छोड़कर चले जाएं, है ना। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया। 14 जुलाई 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन नेतृत्व विहीन होने के बावजूद सफल रहा। अगस्त क्रांति और भारतीय स्वाधीनता संग्राम की इसे अंतिम लड़ाई माना गया है। 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद सहित प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बांकीपुर जेल भेज दिया गया। बांकीपुर जेल में अभी एक पार्क भी बन चुका है, बुद्धा स्मृति पार्क। बहुत भव्य पार्क है, बहुत खूबसूरत है। बलदेव सहाय ने इस गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था और यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है, सीडीपीओ में भी पूछा गया है। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने पटना सचिवालय के सामने जुलूस निकालकर सचिवालय के मुख्य भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया। उस वक्त के जिला अधिकारी थे, डीएम थे डब्ल्यू.सी. आर्चर। डब्ल्यू.सी. आर्चर ने पुलिस को गोलियां चलाने का आदेश दिया और इस आदेश के कारण लगभग 7 छात्र शहीद हो गए, है ना। इन छात्रों में रामकृष्ण सिंह ने अंग्रेजों को चकमा देकर अंतिम रूप से झंडा फहराने में सफलता प्राप्त की। कितनी बड़ी दीवानगी रही होगी कि पुलिस की गोलियों का डर नहीं, एक को गोली लग रही है, दूसरा झंडा को आके संभाल रहा है और अंतिम रूप से एक ने जाकर झंडा फहरा ही दिया। आइए देखते हैं, इन हम वीर सपूतों का नाम देखें और कहां से संबंधित थे यह भी देखें। उमाकांत सिंह, यह नरेंद्रपुर सारण के रहने वाले थे। रामानंद सिंह, यह शहादत नगर पटना के रहने वाले थे। सतीश प्रसाद झा, यह खरहरा भागलपुर के रहने वाले थे। राजेंद्र सिंह, यह बनवार चक सारण के रहने वाले थे। राम गोविंद सिंह, यह दशरथा पटना के रहने वाले थे। देवीपत चौधरी, यह सिलहट जमालपुर के रहने वाले थे और जगपति कुमार, यह खराठी गया के रहने वाले थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब इस सचिवालय के सामने इन 7 शहीदों की स्मृति में इनकी मूर्तियां बनाई गई। यह स्मारक बना। स्वतंत्र भारत के पहले राज्यपाल थे बिहार के जयराम दास दौलत राम, है ना। इन्होंने इसका शिलान्यास किया और 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस स्मारक का उद्घाटन किया गया, अनावरण किया गया इन प्रतिमाओं का। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में संपूर्ण पटना में हड़ताल रही। बिहार के कई जिलों में पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों और डाकघरों पर कब्जा किया गया। मुजफ्फरपुर, गया, सारण आदि जिलों में अंग्रेजों का अस्थायी नियंत्रण हो गया। अस्थायी नियंत्रण खत्म हो गया, माने इनका नियंत्रण अंग्रेजों का अस्थायी तौर पर समाप्त हो गया। सिवान में देख लीजिए, सिवान में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव ने थाने पर झंडा फहराते हुए अपनी शहादत दी। फिर 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात को जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालीग्राम सिंह के साथ हजारीबाग जेल से भाग गए। शालीग्राम सिंह स्थानीय थे जिन्होंने रास्ता बताने में मदद की और योगेंद्र शुक्ल ने बीमार जेपी को
अपने कंधे पर गया तक वह उठाकर ले गए, हाजीपुर से गया तक। बाद में फिर नेपाल के राजविलास जंगल में ये लोग पहुंचे। वहां पर बकरी का टापू नामक एक स्थान था, वहीं पर आजाद दस्ता का गठन किया गया और आजाद दस्ता के सदस्यों में राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामनंदन मिश्र, अच्युत पटवर्धन शामिल थे। इससे संबंधित प्रश्न 43वीं, 48वीं से 52वीं, 67वीं, 66वीं, 71वीं बीपीएससी में पूछे गए। राम मनोहर लोहिया ने रेडियो प्रचार की जिम्मेदारी संभाली और बिहार के युवाओं को सरदार नित्यानंद सिंह के निर्देश में छापामार युद्ध और अग्नि अस्त्रों का प्रशिक्षण दिया गया। हालांकि 1943 के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पश्चात आजाद दस्ता कमजोर पड़ गया, लेकिन अपने उद्देश्यों में बहुत बहुत बड़ी सफलता हासिल की। मसलन ब्रिटिश जो मिशनरी थी उसका कामकाज ही एक तरह से ठप करने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। युवाओं को क्रांतिकारी चेतना से युक्त किया और इन्हें बता दिया ब्रिटिशर्स को कि अब बहुत भीषण प्रतिरोध होगा भारत के भीतर से, इसलिए सतर्क हो जाइए। अब आगे चलते हैं। हर वर्ग ने भागीदारी दी इस आंदोलन में। महिलाएं कैसे चुप रहती? महिलाओं ने भी काफी सक्रियता दिखाई और शांति देवी और डॉक्टर भागवती देवी, है ना, ये भागवती देवी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। इन्होंने जुलूस और पिकेटिंग का नेतृत्व किया। महिलाओं ने क्रांतिकारियों को आश्रय और सूचनाएं दी। आंदोलन के दौरान मुंगेर और भागलपुर के ग्रामीण इलाकों में ब्रिटिश सत्ता समाप्त सी हो गई और भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। बिहार के छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन चलाई। शीलभद्र याजी जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुकदमा चलाया गया। पटना सचिवालय गोलीकांड और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भूमिगत गतिविधियों ने ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से हिला दिया। चंपारण से प्रेरित होकर राज्य भर में किसानों, छात्रों और महिलाओं ने सक्रियता के साथ भाग लिया। गांधी मैदान पूर्व में पटना लॉन्ज जिसके कहा जाता था, आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया, है ना। ठीक है, 63वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अब 11 सितंबर 1942 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे एमरी ने कहा, बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है और यह प्रांत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इतना तीव्र विरोध यहां पर हुआ कि हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसकी अनुगुंज सुनाई पड़ी और जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे एमरी, उन्होंने यह कहा कि यहां पर बहुत अधिक तीव्र प्रदर्शन हो रहा है, बहुत अधिक तीव्र प्रतिरोध है ना। तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड लिंडीथिगो, उन्होंने 1857 के बाद इस विद्रोह को 1942 का जो आंदोलन था उसको सर्वाधिक तीव्र विद्रोह की संज्ञा दी, है ना। लॉर्ड लिंडीथिगो थे इस समय वायसराय। अब देखिए, यह तथ्य हमने देख लिया 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेने का समय है। देखिए, बिहार के मुसलमानों के पतन के बाद, मैं माफी चाहता हूं, बिहार के मुगलों के पतन के बाद जो बंगाल के अधीन हो गया था बिहार, है ना, मुगलों के पतन के पश्चात बिहार बंगाल के अधीन हो गया था। 19वीं सदी के अंत में इसे पुनः पृथक करने की मुहिम शुरू हुई थी और इस मुहिम को स्वर देने वाले जो एक प्रमुख पत्र था वह था बिहारी टाइम्स। 1894 में बिहार टाइम्स नामक एक पत्रिका थी, है ना। इसके संपादक थे महेश नारायण, है ना।
इन महेश नारायण ने सच्चिदानंद सिन्हा, श्री कृष्ण सहाय और नंद किशोर लाल के साथ मिलकर बिहार को एक पृथक राज्य के रूप में गठित किए जाने की मांग उठाई। अब इसके लिए एक जनमत भी तैयार हुआ। तो वर्ष 1906 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने औपचारिक रूप से बिहार के गठन की, पृथक प्रांत के रूप में बिहार के गठन की मांग उठाई, मांग प्रस्तुत की। और इसी वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजित हुआ, जिसने युवा चेतना को और जागृत किया। 1908 में बिहार प्रांतीय राजनीति की गतिविधियों को संगठित रूप मिला, जब नवाब सरफराज हसन खां की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया। वर्ष 1908 में नवाब सरफराज खां की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने बिहार के को एक पृथक राज्य के रूप में गठित किए जाने से संबंधित जो मांग थी, उसको संगठित स्वरूप प्रदान किया। आगे बढ़े, देखिए पटना में सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में पहला प्रांतीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मजहरुल हक ने भी सक्रिय भागीदारी की। पटना में सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में पहला प्रांतीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मजहरुल हक ने सक्रिय भागीदारी की। 1909 के दूसरे प्रांतीय सम्मेलन जो भागलपुर में आयोजित हुआ था, बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग दोहराई गई। 1909 में जो दूसरा प्रांतीय सम्मेलन हुआ, उसमें बिहार को, यह भागलपुर में हुआ था दूसरा प्रांतीय सम्मेलन। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग हुई। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। अंततः 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के शाही दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम ने उड़ीसा सहित बिहार को बंगाल से पृथक कर नया प्रांत बनाने की घोषणा की। तो हमने बिहार प्रांत के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, उससे संबंधित क्रोनोलॉजी को देखा। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर चलें। बिहार सांस्कृतिक रूप से भी काफी समृद्ध रहा है, और इसकी संस्कृति के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिनका अध्ययन परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद अहम है, उसे हम देख लेते हैं। जैसे कला और संस्कृति में से संबंधित अध्ययन, चित्रकला से संबंधित अध्ययन, लोक एवं लोकनाट्य एवं लोक नृत्य, संगीत एवं लोकगीत, पर्व एवं त्योहार एवं मेले और साहित्य, इन्हीं आयामों को पढ़ना वांछित होता है और इससे संबंधित प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। अब अब आप लोगों से यह अनुरोध है कि इसका रिवीजन कीजिएगा, कला और संस्कृति से संबंधित इन आयामों का अध्ययन कर लीजिएगा। अगले सेशन में हम इसी टॉपिक के साथ अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे अंजाम तक भी पहुंचाएं। परीक्षा नजदीक आ रही है, फोकस्ड रहिए, अपने ऊर्जा के स्तर को बनाए रखिए, नकारात्मकता से यथासंभव दूर रखने की कोशिश कीजिए। खासकर सोशल मीडिया पर अनावश्यक अपनी उपस्थिति दर्ज करने से बचिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। दूसरी बात यह कि वैसे निगेटिव लोगों से बचने की कोशिश कीजिए जो आपके उत्साह को कम करते हो। और तीसरी बात यह कि ध्यान रखिए कि यह एक सफलता आपके अपने
अपने जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लाएगी। यह आपके जीवन में ही परिवर्तन नहीं लाएगी, बल्कि आपके परिवार के स्वरूप को बदल देगी। आपके जो परिजन हैं उनके लिए खुशी और आह्लाद का कारण बनेगी। एक बार में आपकी जो सामाजिक स्थिति है उसमें व्यापक परिवर्तन आ जाएगा। इसके साथ साथ इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं में आप चयनित होंगे वह आपको बहुत बड़ा मौका देगी लोगों के लिए सेवा करने का। तो अपना ध्यान रखिए, उत्साह को बनाए रखिए, रिवीजन के क्रम को लगातार जारी रखिए और फिर मिलते हैं हम कल, अपनी चर्चा को आगे विस्तार देते हैं। और इस बार हमारी इस कोशिश के साथ आप अपने इस अटेम्प्ट को अंतिम अटेम्प्ट, फाइनल अटेम्प्ट के रूप में परिणत करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।